हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सभी को? जल्दी से यस लिखें। हेलो, लाइव हो जाइए अधिक से अधिक सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज देखिए टॉपिक आगे से इस टॉपिक देखेंगे। लाइव हाँ देखिए, कार्य योजना इसकी चल रही थी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। तारीख 28 है आज, कल संडे था, कल क्लास ऑफ था। उसी के आगे आज देखेंगे विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। नवीन प्रयास ये पेपर है, पेपर सेकेंड है आपका, द्वितीय पेपर। उसके बाद मैंने कार्य योजना इसकी बताई थी सभी लोगों को। कार्य योजना 23 भागों में विभाजित थी। इसकी पीडीएफ कुछ पॉइंटों की डाल दी गई है और कुछ पॉइंटों की आज डाल दी जाएगी। एक बार इसका मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो कार्य योजना चल रही थी आप लोगों की हेडिंग 1992, क्योंकि कार्य योजना 1986 की 24 भागों में विभाजित थी। उसके साथ साथ 1992 की कार्य योजना 23 भागों में विभाजित की गई और विभाजित करने के पॉइंट इसके मैंने सारे उसमें डिटेल बताए भी थे। आज इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाली जाएगी। मैं सिर्फ एक बार इसका रिवाइज कर रहा हूँ और शेष आगे टॉपिक चलेगा। पहला पॉइंट था नारी समता के लिए शिक्षा, और नेक्स्ट पॉइंट था अनुसूचित जात, जनजात और ओबीसी वर्गों की शिक्षा, एससी एसटी और ओबीसी वर्गों की शिक्षा के बारे में प्रावधान है। पॉइंट 3 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, इस पर भी चर्चा हुई थी। और पॉइंट 4 विकलांगों की शिक्षा या विकलांगों के लिए शिक्षा। और नेक्स्ट पॉइंट था प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। ये सारे पॉइंट मैंने रिवाइज कराए थे, एक बार फिर सुन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था पूर्व बालकाल परिचर्चा एवं शिक्षा, इसके बारे में पॉइंट बताया गया था। और 7वां पॉइंट था प्रारंभिक शिक्षा। आगे आता है माध्यमिक शिक्षा और नेक्स्ट पॉइंट आता है नवोदय शिक्षा, नवोदय विद्यालय जिसे कहते हैं। और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया गया, उच्च शिक्षा। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और मुक्त शिक्षा, मानव शक्ति नियोजन, ये भी पॉइंट इसमें है। ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, ये भी आप याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बारे में बताया गया। अनुसंधान एवं विकास, 17 नंबर आता है सांस्कृतिक परिपेक्ष। और नेक्स्ट पॉइंट है भाषाओं का विकास। उसके बाद में जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीक
और नेक्स्ट पॉइंट है खेल कॉमा शारीरिक शिक्षा एवं युवा। और 21वां पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार। और 22वां पॉइंट है अध्यापक एवं उनका परीक्षण। और लास्ट पॉइंट था शिक्षा का प्रबंध। ये सारे पॉइंट हैं। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में आज डाली जाएगी। कुछ पॉइंटों की पीडीएफ आपको 2 पॉइंटों की डाल दी गई थी। शेष पॉइंट आज 28 तारीख को डाला जाएगा, क्योंकि 26 को क्लास लगा था, संडे को ऑफ था। तो ये सारे पॉइंट आप विशेष तौर पे याद रखना, क्योंकि 1986 की कई बार पूछी भी गई है, 1992 की, ये थोड़ा देख लेना। उसके साथ साथ में इसमें इस शिक्षा नीति का 1992 में जो संशोधित शिक्षा नीति हुई है उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के आधार पर उसका सुझाव जो दिए गए ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इन पॉइंटों को, ये जो 1992 की है, ये 23 भागों में विभाजित हैं। और इससे पहले जो मैंने बताई थी 1986 की, ठीक है, कार्य योजना, वो 24 भागों में विभाजित थी। ये ध्यान रखना, इसमें 24 थे, इसमें 23 भाग हैं। इस 23 भागों के बारे में मैंने अभी इसका पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंटों का रिवीजन किया, क्योंकि शेष पहले पॉइंट मैंने बता दिए थे। पीडीएफ सिर्फ आप ग्रुप में आप डाली जाएगी। उसके साथ साथ आज जो पॉइंट चलेगा उस पॉइंट को देखना है सभी लोग। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन। अगली हेडिंग आती है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन। ये देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधन हुआ 1992 में, इसके सारे पॉइंट मैंने बताए भी दिए थे पीछे। अब इसका मूल्यांकन कैसे किया गया, क्योंकि मूल्यांकन पहले जो विद्यालय की जनसंख्या डिवाइड हुई थी, 300 लोगों के आसपास जो क्षेत्र हैं, जो उसका एरिया है, फील्ड है, और 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, इसे अलग अलग डिवाइड किया गया। तो इसमें पॉइंट सीधा निकल के आता है, 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जहाँ के लोग 300 जनसंख्या के निवास करते थे, वहाँ पर एक विद्यालय खोलने की अनुमति थी। उसके साथ साथ इसमें संशोधन होने के बाद में 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा, ये प्रावधान किया गया। उसके साथ साथ 3 किलोमीटर की दूरी की जगह, पहले जो इसकी दूरी निर्धारित थी 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक विद्यालय खोला जाएगा। अब उसकी दूरी को कम करते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया, उच्च प्राथमिक विद्यालय का। तो ये भी पॉइंट है, ये प्राथमिक कंडीशन आती है, प्राथमिक विद्यालय। और इसमें 3 किलोमीटर की दूरी को कम करके 2 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय
ये प्रावधान किया गया। पहले जहां निवास जनसंख्या 300 के निवास करती थी एरिया में, उसकी जगह के संशोधन में 200 लोगों पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति हुई। उसके साथ साथ पहले दूरी 3 किलोमीटर की थी उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की, उस दूरी को कम करते हुए 2 मिनट की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। ये प्रावधान किया गया कि इसमें संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 इसका मूल्यांकन हो रहा है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। तो आपको सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है, जो 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में और 300 किलोमीटर की दूरी की जगह 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। ये प्रावधान किया गया। ये सीधा पॉइंट आपको याद रखना है। 300 लोग जो जहाँ क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर उस लोगों की दूरी को कम करते हुए जनसंख्या को भी कम किया गया। तो वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। जहाँ लोग इस प्रेजेंट टाइम में 200 लोग निवास करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन के अकॉर्डिंग, वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय और दूरी को 2 किलोमीटर के अंतर्गत एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। दूसरे पॉइंट में आप आसानी से लिख सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में 2 कमरों के स्थान पर 3 कमरे। पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की जो डेफिनेशन मैंने दी थी उसमें 2 कमरों, 1 बारंडे और 2 अध्यापक कम से कम, और 2 अध्यापकों में 1 महिला अध्यापक की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन 1992 जो संशोधित हुआ उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 2 कमरों के स्थान पर 3 कमरे तथा 2 अध्यापक के स्थान पर 3 अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी। ये प्रावधान किया गया। ये भी पॉइंट याद रखना विशेष तौर पर। ये तो पहले पॉइंट में इतना डाल देंगे, सिर्फ पॉइंटों को समझना है। दूसरे पॉइंट में आप आसानी से लिख सकते हैं, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो लागू की गई थी, जो विद्यालय भवन बनने का निर्माण, उसमें 2 कमरे, 1 बारामदा और 2 अध्यापक की व्यवस्था की गई थी, और उसमें फर्नीचर और शौचालय का निर्माण, ये चीज़ें प्रावधान थे। पर संशोधित में कुछ परिवर्तन किए गए। 2 कमरों की जगह 3 कमरे, 2 अध्यापक की जगह 3 अध्यापक, ये प्रावधान किया गया। तो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत पहले 2 कमरे थे, उसकी जगह पर 3 कमरे कर दिए गए। अध्यापक 2 थे, वहाँ पर अध्यापक कितने कर दिए गए? 3 अध्यापक कर दिए गए। ये पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 2 कमरों की जगह 3 कमरों की व्यवस्था की गई और 2 अध्यापकों की जगह 3 अध्यापकों की व्यवस्था की गई। ये सीधा पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है तीसरे पॉइंट में याद रखना है, ब्लैक बोर्ड योजना के उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लागू होगी। तो इसमें ब्लैक बोर्ड योजना जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें भी लागू की गई। ये भी प्रावधान याद रखना सभी लोग। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ववित्त पोषित उच्च संस्थान। जो स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी जाएगी, उसमें मान्यता का प्रावधान किया गया। तो ये सारे पॉइंट निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को विशेष तौर पर याद रखना। पहले पॉइंट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सुन लें सभी लोग। पहले पॉइंट में जो लोग
300 जनसंख्या वाले निवास करते हैं वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान था। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत 200 लोगों के अंतर्गत जहाँ लोग 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। तो 300 की जगह 200 कर दिया गया और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान 3 किलोमीटर था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। संशोधित में 2 किलोमीटर की जगह एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। और ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत मैंने बताया था पीछे, इसकी डेफिनेशन भी आपको दी गई है। 2 कमरे, 1 बारामदा और 2 अध्यापक। उन अध्यापकों में एक महिला अध्यापक होना अनिवार्य सुनिश्चित किया गया था। उसके साथ साथ इसमें संशोधित में 2 कमरों की जगह 3 कमरे की जगह मिली और 2 अध्यापकों की जगह 3 अध्यापकों को मान्यता दी गई, यह व्यवस्था की गई। उसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी लागू की गई। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया स्व-वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी जाएगी, ये भी प्रावधान किया गया। किसमें? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अकॉर्डिंग। पर इसमें कुछ और भी प्रभाव पड़े, उनको थोड़ा भी समझ लें। इन संशोधनों के प्रभाव से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रसार में तेजी आई। जो ये प्रभाव पड़े संशोधन हुए उसमें प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रसार होने में तेजी आई। विस्तार, प्रसार या बढ़ोतरी कह सकते हैं दूसरी भाषा में। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खुलने में तेजी आई, प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड योजना से उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लाभ पहुंचने लगा या लाभ पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी इसका लाभ मिला। उसके साथ साथ दूसरी ओर उच्च शिक्षा के निजीकरण से उच्च शिक्षा महंगी हो गई। एक पॉइंट इसमें और भी निकल के आता है, क्योंकि जब उच्च शिक्षा का निजीकरण हुआ, शिक्षा की व्यवस्था जो थी, जो व्यवसाय लोग शिक्षा को मानने लगे, तो वहाँ पर उच्च शिक्षा में महंगाई का दायरा बढ़ा, छात्रों के लिए एक बोझ पड़ने लगा। तो इसमें कंडीशन सीधी आपको याद रखेंगे। दूसरी ओर उच्च शिक्षा संस्थान निजीकरण होने के साथ साथ और उच्च शिक्षा महंगी हो गई, जिसका स्तर बढ़ने की जगह कैसे गिरने लगा। स्तर बढ़ना चाहिए था, तो स्तर कैसा होने लगा? गिरने लगा। और उसके साथ साथ आज उच्च शिक्षा व्यवसाय बन गई है। एक उच्च शिक्षा का जो निजीकरण होने के साथ साथ जो जितने उच्च विद्यालय हैं और जो उच्च हायर एजुकेशन जो विद्यालय खोले गए हैं, उसमें एक व्यवसाय का साधन बन गया है। व्यवसाय के साथ साथ छात्रों का शोषण भी हो रहा है, मन मानी फीस वसूली जा रही है। तो ये चीज़ें इसमें निकल के आती हैं, क्योंकि निजीकरण होने के साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ोतरी की जगह गिरावट आई, छात्रों का शोषण हुआ और शैक्षिक स्तर से देखा जाए तो शिक्षा महंगी हो गई। इस चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये मूल्यांकन 4 पॉइंट याद रखना, थोड़ा उसका डिटेल भी लिख सकते हैं, उन डिटेलों को थोड़ा समझ लेना आप लोग। इसकी पीडीएफ आप ग्रुप में डाली जाएगी, इसको बार बार रिवीजन करना। अब उसके बाद पॉइंट आता है, ये तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन हो गया, क्योंकि इसमें चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, यशपाल समिति 1992-93। ये ध्यान रखना, यशपाल जो कमेटी है 1992-93 में गठित हुई। ये टॉपिक और है, इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो इसको आज मैं समझा दे रहा हूँ पूरा टॉपिक। जो चैप्टर सेकंड था, उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें 2-3 चैप्टर और छोटे छोटे चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यशपाल समिति 1992-93।
यशपाल समेत 1992-93 में। अब इसको थोड़ा समझ लेना है। इसका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया, कुछ तारीखें याद रखनी है, और इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी आपको सभी लोग समझना है। यशपाल समिति ने केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, जो केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड जो है, और शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का अध्ययन किया, और साथ ही तत्कालीन स्कूलों के पाठ्यक्रम एवं प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और शिक्षा विदों से विचार विमर्श करके 15 जुलाई 1993 को कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तारीख याद रखना, 15 जुलाई 1993 को कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो ये तारीख विशेष तौर पर याद रखना है प्रतिवेदन देने की। पंद्रह जुलाई 1993। यशपाल समिति ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे कहते हैं CBSE, और शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और पुस्तकों का अध्ययन किया। उसके साथ साथ स्कूलों के पाठ्यक्रम और प्रधानाध्यापकों या प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष, शिक्षाविदों से विचार विमर्श करके 15 जुलाई 1993 को कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो 1993 को कमेटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ साथ शिक्षा बिना बोझ, जिसका शीर्षक रखा गया, इस शीर्षक को याद रखा, जिसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ, ये भी याद रखना पॉइंट, कई बार पूछा भी जाता है 1 नंबर में, जिसका शीर्षक शिक्षा बिना बोझ। मुझे आता है शिक्षा बिना बोझ के अंतर्गत इसके सुझाव याद बताइए। तो याद रखना है यशपाल समिति के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो इसका जो शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ, ये याद रखना, और इसके अध्यक्ष का निर्माण कैसे हुआ वो भी थोड़ा समझ लें। तत्कालीन राज्यसभा सदस्य श्री R.K. नारायण ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया तथा मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय प्रेजेंट टाइम में कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। यह समिति 8 सदस्यों वाली थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल रहे तथा उनके नाम पर ही समिति का नाम बना यशपाल समिति या यशपाल कमेटी 1992-93। तो उस समय जो कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्हीं के प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा सदस्य श्री R.K. नारायण थे। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल रहे, उनको बनाया गया। उन्हीं के नाम से यशपाल समिति से आज जाना जाता है, यशपाल समिति या यशपाल कमेटी 1992-93। और इसका प्रतिवेदन दिया गया था 15 जुलाई 1993 को। ये भी आपको तारीख याद रखनी है। तो इसको डिटेल कैसे लिखना है अगर पूछा जाता है, यशपाल समिति 1992-93 पर वर्णन कीजिए। तो आपको कुछ शब्दों में सारी बातें लिख देनी है। यशपाल समिति ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड याद रखना तथा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का अध्ययन किया। साथ ही तत्कालीन स्कूली के पाठ्यक्रम एवं प्राचार्यों एवं शिक्षकों, शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और शिक्षाविदों से विचार विमर्श करके 15 जुलाई 1993 को कमेटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
और जिसका शीर्षक शिक्षा बिना बोझ रखा, ये भी याद रखना, जिसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ, ये भी पॉइंट याद रखना। और थोड़ा डिटेल डालना चाहते हैं तो और थोड़ा इसके विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तत्कालीन राज्यसभा सदस्य जो थे श्री R.K. नारायण ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया तथा मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। यह समिति 8 सदस्यों वाली थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल रहे तथा उनके ही नाम पर इस समिति का नाम यशपाल समिति या यशपाल कमेटी रखा गया। इतना पॉइंट आपको विशेष तौर पर लिख देना है। अगर आपको डीपली नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट में आता है, तो आपको मेन पॉइंटों को लिखना है। ये तो यशपाल समिति का जो गठन के बारे में बताया गया। इसका प्रतिवेदन 1992 में तो गठन किया गया, इसके अध्यक्ष यशपाल समिति, यशपाल प्रोफेसर यशपाल थे। किसके अंतर्गत? उस समय मंत्री और राज्यसभा सदस्य, ये भी याद रखना, कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री थे और राज्यसभा सदस्य श्री R.K. नारायण थे। इनने अध्ययन करने के बाद में यशपाल समिति या यशपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसे कहते हैं यशपाल कमेटी। उन्हीं के नाम से आज विख्यात है और प्रचलित में है। उसके बाद में समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित प्रकार से की गई है, तो यहाँ पर उसी नीचे डाल सकते हैं। समिति की रिपोर्ट कुछ पॉइंटों में इसको दर्शाया गया है। समिति की रिपोर्ट में कौन कौन प्रावधान किए गए हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, प्रथम चरण में समिति के गठन के उद्देश्य तथा कार्यविधि की प्रस्तावना बनाई गई। जो प्रथम चरण था, फर्स्ट चरण जिसे कहते हैं, उसमें समिति के गठन के उद्देश्य तथा कार्यविधि की प्रस्तावना बनाई गई है। उद्देश्य निर्धारित किए गए और उसकी कार्यविधि, वर्किंग जो मेथड है, उनको प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सीधा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रथम चरण में समिति के गठन के उद्देश्य तथा कार्यविधि की प्रस्तावना बनाई या बताई गई है। ये सीधा पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, दूसरे चरण में पाठ चर्चा के भार की समस्या पर प्रकाश डाला है। जो पाठ चर्चा है उसका जो भार, बोझ जिसे कह सकते हैं, उस समस्या पर प्रकाश डाला है, जिसमें शैक्षिक बोझ तथा शिक्षा के स्तर के अर्थों को स्पष्ट किया जाए। जो शैक्षिक बोझ है, शिक्षा के स्तर के जो अर्थ हैं उसको स्पष्ट किया जाए, ये भी प्रावधान किया गया। उसके साथ साथ तीसरे चरण में समस्या के कारणों का उल्लेख किया गया है। तीसरे चरण में आप लिख सकते हैं समस्या के कारणों का उल्लेख, और उसके साथ साथ चौथे चरण में समिति के सुझावों तथा सिफारिशों की व्याख्या की गई है। समिति के जो सुझाव हैं, जो सिफारिश हैं, उनकी व्याख्या करना, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और पांचवें और अंतिम चरण में समिति के गठन का आदेश पत्र दिया गया। ये इतने पॉइंट निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को विशेष तौर पर याद रखना है सभी लोगों को। अब इसका थोड़ा एक बार पॉइंट को लिखना कैसे है आप लोगों को समझना है। जैसे समिति के रिपोर्ट प्रस्तुत होने के साथ साथ इस पर प्रकाश डालिए, तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, प्रथम चरण में समिति के गठन के उद्देश्य और कार्यविधि, जो उसके एम्स हैं और जो वर्किंग मेथड है, कार्यविधि है, की प्रस्तावना बताई गई। ये पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे चरण में पाठ चर्चा के भार की समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसे कह सकते हैं शैक्षिक बोझ और शिक्षा के स्तर में अर्थों को स्पष्ट किया गया। और साथ साथ तीसरे चरण में समस्या के कारणों का उल्लेख, चौथे में समिति के सुझाव और सिफारिश की व्याख्या की गई है, और पांचवें एवं अंतिम चरण में समिति के गठन एवं आदेश पत्र प्रस्तुत किए गए। ये इतने पॉइंट निकल के आते हैं। शेष टॉपिक आप कल आप चलेगा इसका यशपाल समिति के सुझाव, और सुझाव के बाद में इसका मूल्यांकन, और नेक्स्ट
चैप्टर फिर कल नेक्स्ट चलाएंगे। इसके साथ साथ आज इतने रखते हैं।